दोस्तों, कहानी शुरू होता है कॉलेज लाइफ और सीनियर्स द्वारा फ्रेशर्स की रैगिंग के इर्द गिर्द घूमता है, जहां सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। अरमान और उसके दोस्त प्रयान और अन्य आपस में मजाक करते हैं, जहां अरमान अपने दोस्त प्रयान को मजाक में अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहता है, क्योंकि हर वक्त साथ रहने से लोगों को उन पर शक होता है। प्रयान, जो अभीरा से पसंद करता है, कहता है कि उसने अभीरा नाम का एक नई लड़की को चुन लिया है, जो आलिया की रूममेट है। अरमान खुश होता है और आलिया के माध्यम से उनकी मुलाकात करवाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ट्विस्ट थोड़ा अलग है। क्या होगा जब अरमान को पता चलेगा कि वो अभीरा उसका ही है? इसी बीच सीनियर्स द्वारा फ्रेशर्स को बुलाया जाता है। अभीरा, जो हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहती है, जाने से मना करती है और वार्डन से शिकायत करने की बात करती है। लेकिन उसके दोस्त बताते हैं कि ऐसा करने पर सीनियर्स फ्रेशर्स की और ज़्यादा क्लास लगाएंगे। मजबूरी में सबको जाना पड़ता है। रैगिंग का दौर। सीनियर्स फ्रेशर्स को डराने और मजे लेने के लिए उनके फ़ोन जब्त कर लेते हैं। वो अभीरा को धमकी देते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे उसके फ़ोन से प्रोफेसर को आई लव यू मैसेज भेज देंगे, जिससे वो सीधे रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। इसी दौरान सीनियर्स अरमान की पहचान करते हैं, जिसे देखकर पूरे गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां पागल हो गई थी। वे उसे एक लड़की को प्रपोज करने का टास्क देते हैं और कहते हैं कि प्रपोजल ऐसा होना चाहिए कि सबकी आंखों में आंसू आ जाए। अरमान अपनी बात रखता है कि वो किसी लड़की को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, लेकिन सीनियर्स की धमकी के सामने उसे झुकना पड़ता है। अरमान अभीरा को प्रपोज करने के लिए चुनता है। अरमान अभीरा के सामने लड़खड़ाते हुए फिल्मी अंदाज में पपीता अभीरा अभीरा कहकर प्रपोज करने की कोशिश करता है। उसके प्रपोजल में टूटी फूटी शायरियां होती हैं, जैसे जब से मैंने तुम्हें देखा है ये जवानी हुई पुरानी, जब से मैंने तुम्हें देखा है हम दिल दे चुके हैं सनम, नहीं टूटने दूंगा तुम्हारा एक भी हैर, इतनी करूंगा मैं तुम्हारी कैर। ये सब सुनकर सब हंसते हैं। सीनियर्स खुश होते हैं और अब अभीरा को अरमान को रिझाने का टास्क देते हैं। अभीरा ऐसा करने से मना कर देती है। सीनियर्स उसे डराते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वे अरमान के इस प्रपोजल का वीडियो उसकी फैमिली फ्रेंड्स को भेज देंगे। अभीरा घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर है कि घर वाले ओवर रिएक्ट करेंगे और मायरा भी होपफुल हो जाएगी, जबकि अभी उनका रिश्ता खुद ही अनिश्चित है। मजबूर होकर अभीरा टास्क के लिए तैयार होती है। सीनियर्स उसे अरमान को किस करने का टास्क देते हैं। जैसे ही वो अरमान की तरफ बढ़ती है, तभी वार्डन आ जाती है। वार्डन सबको रैगिंग करते हुए पकड़ लेती है। सीनियर्स बहाना बनाते हैं कि वे आपस में जान पहचान करवा रहे थे। वार्डन सबको अपने अपने कमरे में जाने का आदेश देती है। लड़कियों के कमरे में आलिया, लावण्या और अभीरा इस घटना पर बात करती हैं। लावण्या कहती है कि अरमान तो बड़ा चुप निकला और उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, जबकि आलिया कहती है कि उसकी और अरमान की केमिस्ट्री क्या बवाल लग रही थी। अभीरा सफाई देती है कि अरमान ने सीनियर्स के फोर्स करने पर प्रपोज किया था। आलिया मजाक में अभीरा से पूछती है कि अरमान को उसी को क्यों प्रपोज करना पड़ा, बाकी लड़कियों को क्यों नहीं। इस पर अभीरा ब्लश करने लगती है। उधर लड़कों के कमरे में प्रयान जलन से पागल हो जाता है। वो अरमान से नाराज होकर कहता है कि उसे अभीरा के साथ होना था। वो कहता है कि तुम दोनों की केमिस्ट्री क्या बवाल लग रही थी। अरमान ये सुनकर इनकार करता है कि उसे अभीरा पसंद नहीं है। प्रयान और उसके दोस्त मजाक में अभीरा को अभीरा भाभी बुलाते हैं, जिससे अरमान और ज्यादा परेशान हो जाता है। कहानी में एक और ट्रैक पोद्दार परिवार के आंतरिक कलह को दर्शाता है, जहां परिवार की बहुओं के बीच मतभेद और ईर्ष्या का माहौल है। ये कलह खासतौर पर काजल, मनीषा और विद्या के बीच है। मनीषा और काजल एक ही रेड साड़ी को लेकर आपस में झगड़ती हैं। मनीषा कहती है कि पहले मैंने देखी थी, जबकि काजल कहती है मैंने छुई पहले थी। ये जिद इतनी बढ़ जाती है कि वे साड़ी को लेकर खींचतान करने लगती हैं। जब ताईसा, शायद दादीसा या परिवार की सबसे बड़ी सदस्य आती हैं, तो वे झगड़ा बंद करती हैं। मनीषा अपनी पिंक साड़ी काजल को देती है, पर काजल को वही साड़ी चाहिए जिस पर झगड़ा हो रहा था। यहाँ साड़ियाँ अक्षरा द्वारा लाई गई हैं। ये झगड़ा तब और बढ़ जाता है जब माँ साहब, शायद दादी सा, करवा चौथ की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी तान्या को सौंप देती हैं, जबकि ये जिम्मेदारी हर साल काजल संभालती थीं। काजल इसका विरोध करती हैं। माँ साहब कहती हैं कि हर साल अगर वही जिम्मेदारी उठाएंगी तो अगली पीढ़ी को मौका कब मिलेगा। काजल इसका कड़ा विरोध करती हैं और कहती हैं कि तान्या को तो स्टाफ के लोगों का नाम तक नहीं पता और जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत होनी चाहिए। जब विद्या तान्या का पक्ष लेती हैं तो काजल उन्हें थाली का बैंगन कहती हैं और विद्या पर अरमान को गीतांजलि के साथ शादी निभाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाती हैं, जबकि गीतांजलि ने मायरा और अभीरा को दूर करने की कोशिश की थी।
काजल विद्या को आईना दिखाते हुए कहती है कि वो पहले अभीरा के पक्ष में थी, फिर गीतांजलि को पसंद करने लगी, और अब जब गीतांजलि नहीं रही तो फिर से गीतांजलि के गुण गा रही हैं। माँ साहब गुस्से में काजल को विद्या से माफ़ी मांगने को कहती हैं। काजल ये कहकर माफ़ी मांगती है कि वो सच बोलने के लिए माफ़ी नहीं मांगेगी। कहानी का एक और दृश्य अभीरा और आलिया के कमरे में है। आलिया अपनी बेटी मायरा से वीडियो कॉल पर बात करती है। मायरा बताती है कि वो स्कूल के लिए तैयार है। बिग डैडी अरमान ने उसके बाल बनाए और दादी ने लंच पैक किया है। मायरा कहती है कि उसने अरमान से अभीरा को लव वाली फिल्म दिखाने के लिए कहा है, जिससे अभीरा को अरमान के इरादों का अंदाज़ा हो जाता है। कमरे में आलिया, लावण्या और अभीरा के बीच एक और हल्की फुल्की नोक-झोंक होती है। लावण्या को उम्मीद है कि उसके बॉयफ्रेंड पीजे ने उसके लिए फूल भेजे हैं। दूसरी ओर आलिया को लगता है कि उसके हस्बैंड ने भेजे होंगे। वे दोनों बुके पर अपना अपना दावा करती हैं और उसे छीनने की कोशिश करती हैं। बाद में कार्ड देखने पर पता चलता है कि बुके अभीरा के लिए है, जिससे बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि उसे फूल कौन भेज रहा है। अगले सीन में रेहान अपनी जादूगरी यानी हाथ की सफाई दिखाता है, जिससे अरमान और उसके दोस्त हैरान होते हैं। वो सबको बोर कर रहा होता है और अरमान जाने लगता है। अरमान की बेटी मायरा अपने माता पिता के पास आती है और पूछती है कि क्या वे भी करवा चौथ मनाएंगे। अरमान मायरा को बताता है कि करवा चौथ तो मैरिड लोग रखते हैं बेटा, और आपके पापा और मैं मैरिड थोड़ी है। ये बात अभीरा और अरमान के रिश्ते की मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डालती है, जहां उनका रिश्ता शायद ख़त्म हो चुका है या टूट रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति अभी भी भावनाएं रखते हैं। ये कहानी कॉलेज के माहौल में रैगिंग के कारण अरमान और अभीरा के बीच आने वाली नज़दीकी और साथ ही पोद्दार परिवार के भीतर की ईर्ष्या और कलह को दर्शाती है। कॉलेज में प्रपोजल और वार्डन के आने की घटना ये दिखाती है कि अरमान अभीरा एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, भले ही उनका रिश्ता स्पष्ट ना हो। वहीं करवा चौथ की तैयारियां और पारिवारिक झगड़े ये दर्शाते हैं कि परिवार के बड़े बुजुर्गों के बीच भी रिश्ते जटिल हैं, और अभीरा अरमान का रिश्ता अभी भी अनिश्चितता से भरा है, क्योंकि वे मायरा के सामने खुद को मैरिड मानने से मना करते हैं। ये भाग कहानी के भावनात्मक और नाटकीय मोड़ को दिखाता है। करवा चौथ की रात हम मैरिड थोड़ी हैं वाली बात अरमान और अभीरा दोनों के दिमाग में घूम रही थी। उसी रात अरमान अभीरा के हॉस्टल के पास आया और उसे इशारा करके बाहर बुलाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभीरा फुसफुसाई बाहर आकर। अरमान सीधा उसकी आंखों में देखने लगा। मैं तुम्हें वो लव वाली फिल्म दिखाने ले जा सकता हूँ जिसकी बात मायरा कर रही थी। अभीरा ने अपनी बाहें मोड़ लीं। अरमान, तुम जानते हो कि ये सब आसान नहीं है। वो रैगिंग का प्रपोजल, यहाँ तुम्हारा अचानक आना, और फिर मायरा के सामने कहना कि हम शादीशुदा नहीं हैं। उसकी आवाज़ में दर्द था। हमने जो रिश्ता बनाया था वो एक मजबूरी में शुरू हुआ था, एक समझौते पर टिका था। तुम गीतांजलि के साथ आगे बढ़ चुके थे और मैं। रुक जाओ अभीरा, अरमान ने उसकी बात काटी। मैं जानता हूं मैंने क्या गलतियां की हैं, और मैंने जो कुछ कहा वो सिर्फ कानूनी सच्चाई थी, क्योंकि गीतांजलि अब वो नहीं रही और हमें अपने रिश्ते को फिर से एक नया सही नाम देना होगा। अरमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं जानता हूं कि ये लव टेस्ट नहीं है बल्कि लाइफ टेस्ट है। मुझे पता है कि अब तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, मायरा की माँ हो, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो महसूस होता है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें उस रिश्ते के लिए फिर से प्रपोज करना चाहता हूं जो सिर्फ मायरा की खातिर नहीं होगा बल्कि हमारी खातिर होगा। मैं तुम्हें जीतना चाहता हूं अभीरा। अभीरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम फिर से मुझे एक सपना दिखा रहे हो अरमान। मुझे डर लगता है। मैं हार चुकी हूं, थक चुकी हूं। मैं तुम्हें अब कभी हारने नहीं दूंगा। मुझे एक मौका दो, बस एक मौका दो अभीरा। मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, अपना प्यार दूंगा, और पोद्दार परिवार के हर झूठे नियम से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम्हें बिग डैडी पर भरोसा है ना? अरमान ने उसे दिलासा दिया। अभीरा ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, पर यह आखिरी मौका होगा। इस बार अगर टूटा तो मैं फिर कभी नहीं जुड़ पाऊंगी। ये कभी नहीं टूटेगा, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जाओ और जाकर मुझे याद करो। ये बातचीत उनके जटिल रिश्ते में एक नई शुरुआत थी, जहां वे दोस्त से फिर से प्रेमी बनने की यात्रा शुरू कर रहे थे। अगले दिन करवा चौथ का त्योहार था। पोद्दार निवास में गहमा गहमी थी। तान्या ने जिम्मेदारी संभाल ली थी, लेकिन काजल और विद्या के बीच का तनाव कम नहीं हुआ था।
अभीरा के हॉस्टल में आलिया ने अभीरा को पूजा की तैयारी करते देखा। तू तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, है ना? आलिया ने पूछा। अभीरा ने एक थाली में दीपक जलाया और मुस्कुराई। मैं अरमान के लिए नहीं, बल्कि मायरा के लिए और अपनी माँ अक्षरा के लिए ये व्रत रखती हूँ। माँ चाहती थी कि मैं हमेशा खुश रहूं और मायरा को एक पूरा परिवार मिले। मैं इस रिश्ते की मजबूती के लिए व्रत रखती हूँ। वो जानती थी कि पोद्दार हाउस में उसके व्रत का कोई मायने नहीं होगा, क्योंकि वो अब कानूनी रूप से अरमान की पत्नी नहीं थी। करवा चौथ की पूजा की तैयारियां चल रही थीं। तानिया सब कुछ अस्त व्यस्त कर रही थी, जिसे काजल को और गुस्सा आ रहा था। देखा माँ साहब, इसे तो हल्दी कुमकुम का फर्क भी नहीं पता। मैंने कहा था ना, जिम्मेदारी उठानी आनी चाहिए। काजल ने ताना मारा। विद्या ने हस्तक्षेप किया। काजल, तानिया कोशिश कर रही है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। काजल ने फिर विद्या पर हमला किया। सपोर्ट? आप हमेशा वही करती हैं जो आपको सही लगता है, भले ही वो घर के नियम तोड़ रहा हो। आप वही हैं जिसने अरमान पर गीतांजलि के लिए दबाव डाला था। दादी साइज झगड़ी से थक चुकी थीं। उन्होंने विद्या को बुलाया। विद्या, तुम ये व्रत क्यों नहीं रख रही हो? दादीसा ने पूछा। विद्या की आंखें भर आईं। माँ साहब, आप जानती हैं कि माधव जी वो मुझसे दूर हैं और मेरा व्रत रखना। दादीसा ने कठोरता से कहा। माधव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस घर की परंपरा निभानी होगी। जाओ और तैयारी करो। विद्या चुपचाप चली गई। काजल की जीत की मुस्कान उसकी पीठ पर थी। काजल ने दिखाया कि वो घर की परंपराओं को कितनी अहमियत देती है। बुके का रहस्य। पूजा से कुछ देर पहले आलिया अभीरा के लिए आया बुके और उसमें छिपा कार्ड लेकर पोद्दार निवास पहुंच गई। वो जानती थी कि ये अरमान ने भेजा होगा, लेकिन कार्ड पर प्रेषक का नाम नहीं था। वो बुके लेकर दादीसा के पास गई। दादीसा, ये बुके अरमान ने भेजा होगा। मुझे लगता है कि अरमान और अभीरा। दादीसा ने बुके को देखा, लेकिन इसे तुरंत फेंक दिया। ये बुके उस लड़की का नहीं है जो इस घर की बहू नहीं है। अगर अरमान को कुछ भेजना होगा तो वो सीधे अपनी माँ विद्या या मेरे पास आएगा, और अभीरा, वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है। तभी अरमान घर में आया और उसने बुके को जमीन पर पड़े देखा। क्या हो रहा है यहाँ? अरमान ने पूछा। दादीसा ने सीधे जवाब दिया। कुछ नहीं अरमान, बस कुछ कूड़ा फेंक दिया गया है, और हाँ, हमें तुमसे बात करनी है। तुम कब तक हॉस्टल में रहोगे? अरमान समझ गया कि ये बुके अभीरा के लिए था और दादीसा जानती थी। अरमान ने बुके उठाया और कहा, दादीसा, ये बुके किसी खास इंसान के लिए था और अब मैं यहीं रहूंगा। मैं अपने रिश्ते को एक बार फिर से शुरू करना चाहता हूँ। अभीरा और मैं। दादीसा गुस्से से चीखीं। बस, तुम उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लोगे और उस बुके को यहाँ से ले जाओ। तुम किसी ऐसी लड़की के लिए फूल नहीं भेज सकते जो अब तुम्हारी पत्नी नहीं है। अरमान ने दृढ़ता से बुके को संभाला। ये मेरी जिंदगी है दादीसा, और इस बार मैं अपने दिल की बात सुनूंगा। अरमान वहां से चला गया। वो सीधे अभीरा के हॉस्टल गया और बुके उसे सौंपा। इसे मत फेंको, ये मेरा वादा है कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा। अभीरा ने बुके ले लिया। उनके बीच की दूरी कम हो गई थी, लेकिन पोद्दार परिवार के साथ उनके संघर्ष की शुरुआत अभी बाकी थी। उन्हें पता था कि उनका रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि परिवार के नियम और परंपराएं उनके प्यार के बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी थीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक एपिसोड के साथ। बाय बाय।